हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू कर रखी थी और साइकोलॉजी का हमने सारा सिलेबस पूरा कर लिया है एचटेट के पर्पज से। साइकोलॉजी जहां जहां टीचिंग एग्जाम्स में आएगी वो हर जगह काम आनी है। जितना पूरा सिलेबस कराया वो हर जगह, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, आर टेट हो, D++ हो या फिर हरियाणा का जो टेट होने जा रहा है उसके लिए, सभी के लिए साइकोलॉजी हमारी इंपॉर्टेंट है, हर टीचिंग एग्जाम्स में आनी ही है। देखो, हमने सारा सिलेबस एचटेट के पर्पज से जो कर लिया है उसके साथ साथ अब हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं। आज हमारा डे है फिफ्थ डे है आज हमारा, और आज हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे। पीआरटी 2019 का पेपर करेंगे, ठीक है। पीआरटी में जितने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे वो हम सारे करेंगे। और बच्चों, क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। मैं पहले पीडीएफ नहीं डालती थी, लास्ट क्लास की डाली थी और आज की भी मैं क्लास एंड होने के बाद पीडीएफ जरूर दे दूंगी, जो बहुत बच्चे कहते हैं। तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का रोजगार विद पूनम नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल का नेम, ठीक है। तो देख लेना, रोजगार विद पूनम से ही सर्च करोगे, वहां पे उसमें उसको ज्वाइन कर लेना और डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ बच्चों, हम एचटेट में जो हरियाणा जीके आनी है उसकी मैं परसों मैराथन क्लास लेके आऊंगी। जैसे 18, 19, 20, 21, 22 जैसे है प्रीवियस ईयर पेपर में हरियाणा जीके जो आई थी ना, वही क्वेश्चंस उठाऊंगी और वही आपको कराऊंगी। वो आपकी पेपर में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि सभी को पता है हर बार ये हरियाणा है क्या, थोड़ा सा छोटा सा तो राज्य है ही, ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो रिपीटेड आगे अब पेपर होगा उसमें भी आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं लेके आऊंगी सैटरडे को मैराथन क्लास लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे उस क्लास को देख लेना। जो बच्चे उस क्लास को देख के पेपर में जाएंगे हरियाणा जीके में कहीं मार्क्स नहीं कटने देंगे। और ऐसे ही मैंने साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस कर रखा। अब हम कर रहे हैं पेपर, अब हम ये नहीं कर रहे, सिलेबस नहीं कर रहे, हम सिलेबस पूरा कर चुके हैं। अब हम सिर्फ पेपर कर रहे हैं। जिन बच्चों ने सिलेबस अच्छे से कर रखा है वही अब अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे। और हाँ, एक और बात, जो बच्चे पेपर कर रहे हैं ना और जिन बच्चों के सॉल्यूशन मतलब आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर जब तक होगा हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं। धीरे 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 बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा पेपर तक। बस रेगुलर क्लास लेते रहना, ठीक है। और अब जितनी क्लासेज होंगी उनकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार विद पूनम नाम से ही उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। आज हम पीआरटी 2019 का पेपर सोल्व करेंगे। रुको भाई, पेन तो किया ही नहीं। हाँ, पीआरटी पेपर 2019 का आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और हरियाणा जीके की मैं परसों क्लास लेके आऊंगी। और मैंने 2 क्लासेस ले रखी है पहले। जो एचटेट में आपके एग्जाम्स में हरियाणा जीके आई थी वही क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने 2 क्लासेस में। वो क्लासेस भी देख के जानी है और जो सैटरडे को लूंगी वो भी आपको देख के जानी है, ठीक है। और जो साइकोलॉजी का सिलेबस देखना है, सिलेबस देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो, अब आओ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? एक होती है, देखो बच्चों, ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ हमारी कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, वो हमेशा फिजिकली होती है। फिजिकली कैसे? जैसे हम पैदा हुए तब कुछ और थे, फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद मैक्सिमम जो हमारी ग्रोथ है ना वो फिजिकली 18 साल तक जो हाइट सब कुछ बढ़ना होता है ना, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो सारे हो जाते हैं एडोलसेंस जब तक एंड होती है तब तक, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है, विकास एक ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मृत्यु होती है तब तक हमारा विकास ऐसे ही चलता रहता है। विकास में देखो, कभी तो हमारा फिजिकली होगा, कभी हमारा सोशल होगा, कभी हमारा सांवेगिक होगा, तो ऐसे कभी हमारा मेंटल होगा, है ना। तो हमारा विकास लाइफ टाइम चलता है। देखा होगा ना, कई बार हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होने के बाद हम बहुत सारा वहां से सीखते हैं। जब ऐसी ही घटना नेक्स्ट टाइम आती है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसा होता रहता है, हम इमोशनल नहीं होते। जैसे डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल समझो, अब मैंने कुछ दिनों में पीछे 2 डेथ देख ली, ठीक है। अब मैं डेथ 2 देख ली ना मैंने कुछ 6-7 महीनों में ही, मैं उनको देखने के बाद इतनी स्ट्रोंग हो गई कि आगे कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो मैं डेड बॉडी देखने के लिए मतलब प्रिपेयर हो गई। तो वो मेरा क्या था, उस टाइम मैं इमोशनल हुई सब कुछ, लेकिन वो चीजें भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही, लेकिन वो चीजें हम बहुत टाइम देख लेते हैं ना,
तो हम सांवेगिक जो विकास है ना हमारा वो स्ट्रांग हो जाता है, बार 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 हम जो इमोशनल होते हैं ना, रोना होता है ना, वो कम हो जाता है। यही बता रही हूँ कि ये जो हमारा सांवेगिक विकास है, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास, ये लाइफ टाइम चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है डेवलपमेंट जो हमारा विकास है वोम टू टूम तक चलता है, मतलब माँ के गर्भ से लेके हमारे कब्र तक चलता है। इसका मतलब विकास जीवन पर्यंत होता है और ग्रोथ लगभग एडोलसेंस की लास्ट तक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है क्योंकि वृद्धि और विकास में, विकास से रिलेटेड पेपर में आता है। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है। इसका मतलब विकास और वृद्धि के लिए तीन बातें तो ठीक है, एक नहीं है, हमें वो ढूंढनी है कि कौन सी सही नहीं है। क्या वृद्धि एवं विकास पैर से सर की तरफ होता है, क्या निकट से दूर की तरफ होता है, या सर से पैर की तरफ होता है, या वंशानुक्रम में वातावरण की अंतः क्रिया होती है। देखो बच्चों, मैंने क्लासेस को बाइलिंगुअल टाइप करवाया हुआ है क्वेश्चंस को, तो जिसको जैसे सुटेबल लगे, बहुत बच्चों को इंग्लिश में ठीक लगता है, बहुत बच्चों को हिंदी में ठीक लगता है, जिसको जैसे सुटेबल लगे, जिसको जैसा समझ आए, मतलब आपको इजीएस्ट वे में जो लैंग्वेज समझ आती है ना, आपको पेपर उसमें करना है। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर सलाह दूंगी, जो बच्चे हिंदी में करते हैं ना और उनको क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ ना आए, तो वो इंग्लिश वाले पोर्शन को जरूर पढ़ना। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ना, आपको जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हिंदी का पोर्शन समझना है तो इंग्लिश में मूव ऑन जरूर कर जाना है। देखो इसमें देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल कंटेक्स्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में कौन सी बात नहीं है। आप हमेशा याद रखोगे, जो हमारी ग्रोथ होती है ना, वो पैर से लेके सर की तरफ कभी नहीं होती। कहाँ नहीं होती? पैर से सर की तरफ कभी नहीं होती। तो यहाँ क्वेश्चन देख लो, फुट टू हेड, ये कभी नहीं होती बच्चों। नियर टू डिस्टेंस, बिल्कुल नजदीक से दूरस्थ का विकास का तो है ही, समीपस्थ जिसे बोलते हैं, निकट से दूरस्थ का विकास तो होता ही है। तो ये इसका आंसर नहीं है। हेड टू फुट, सिर से पैर की तरफ बिल्कुल हमारा विकास होता है। और इंटरेक्शन हेरिडिटी एनवायरमेंट का तो इंटरेक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट तो दोनों ही होते हैं। तो पूछा क्या गया है, नहीं है, तो हमारा ये क्या नहीं होता, फुट टू हेड नहीं होता, पैर से सर की तरफ नहीं होता। तो बच्चों इसका आंसर है ए। ठीक है, मैंने एज इट इज पेपर उठा रखा है पीआरटी लेवल का 2019 का। ठीक है, ऐसे ही सारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सारे करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने पीजीटी 2022 का भी कराया था, टीजीटी 2020 भी कराया था। किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जब तक पेपर आएगा। इतनी पूरी साइकोलॉजी बहुत आराम से हो जाएगी और ऐसे ही हमारी हरियाणा जीके भी हो जाएगी। और एक बच्चा पूछ रहा था, मैम जो अध्यक्ष नए बने हैं वो भी आप कराओगे? कि हाँ बिल्कुल कराऊंगी। पेपर आते ही, जैसे ही डेट अनाउंस होगी, एक दिन मैं बड़ी क्लास लेके आपके सारे के सारे जो अध्यक्ष, जो जितनी जितनी नियुक्ति अभी नहीं हुई है ना, वो मैं सारी आपको करा दूंगी। ठीक है, तो हरियाणा जीके भी, और एक सैटरडे को क्लास लूंगी, वो भी देख लेना हरियाणा जीके की। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? देखो एक तो एचटेट है ना, हमेशा नहीं के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है। नहीं पे जरूर ध्यान रखना, मैं डेली क्लास में बोलती हूँ, नहीं पे सभी बच्चों को ध्यान देना है। ठीक है, देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होते हैं, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये असेसमेंट होते हैं किसी भी चीज को आपका आकलन करने के लिए। जैसे बच्चों के पेपर होते हैं, कहते नहीं है फॉर्मेटिव टेस्ट चल रहे हैं, असेसमेंट चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो वो जो बच्चे ने जो पढ़ा है ना उस टाइम पे, उसका सारे का क्या हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है। तो ये पूछा गया कौन सा इसका टाइप नहीं है, कौन सा उपकरण नहीं है। क्विज से फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल हो सकता है। बच्चों को क्विज दे दो, बच्चे बहुत अच्छे से बता पाएंगे, हम उनका असेसमेंट आकलन कर सकते हैं इस चीज से। ग्रुप डिस्कशन से तो बिल्कुल आकलन हम करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, कोई भी टेस्ट होना बच्चों जिसका क्राइटेरिया कर दिया गया कितना, जब बच्चों को बाउंड करने की बात होती है ना, वो कभी आपको टिक नहीं करना। बच्चों को लेके जब कभी भी, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपके मेंटल लेवल को देखने के लिए कि आप बच्चों के लिए क्या करोगे, उस टाइम पे जब भी बच्चों को बांधने की बात आ जाए ना, तो आप उसको फटाक दे गलत कर देना कि ये कभी नहीं हो सकती। आप बच्चों को बांध दोगे तो उनका सर्वांगीण विकास कहां से होगा? तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ये नहीं होता, और पूछा भी यही नहीं है। कन्वर्सेशन तो होती है आपस में, बातचीत से असेसमेंट होते हैं। तो क्या नहीं होता बच्चों, ये वाला नहीं होता, मानदंड संदर्भित परीक्षण। आंसर सी है 2 का, ये बिल्कुल नहीं होता, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन थर्ड,
4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति प्रेम, पिता विरोधी भावनाएं दर्शाने लगता है? एक ग्रंथि के बारे में पूछा गया। देखो, ड्यू टू विच डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर मेल है। जब मेल है और उसका अट्रैक्शन अपोजिट की टाइप, जैसे जो बच्चा है लड़का है और उसका अट्रैक्शन माता की तरफ है, या लड़की है उसका अट्रैक्शन पिता की तरफ है, तो ये दो ग्रंथि काम करती है। दोनों बताऊंगी, अब देख लो फिर। तो क्या है? मेल चाइल्ड शो अफेक्शन बिहेवियर टुवर्ड्स हिज मदर की साइड है, किसका? मेल का। एंड अपोजिट टू हिज फादर, और फादर के प्रति क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब किसकी साइड है उसका? एक लड़के का अपनी माता की तरफ है। तो ये कौन सी ग्रंथि है? ये दो होती हैं। क्या होती हैं? दो होती हैं, ठीक है। जब लड़के का पिता की तरफ, जब लड़के का माता की तरफ हो, मतलब अपोजिट बात कर रही है, लड़के का माता की तरफ हो और लड़की का पिता की तरफ हो, ये दोनों की दोनों ग्रंथि आप लिख लेना। लड़की हो उसका पिता की तरफ अट्रैक्शन हो, माँ की तरफ। ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये नेगेटिव वे में नहीं है। देखा होगा आपने, बेटियां हमेशा फादर की लाडली होती हैं, तो वहां पे कौन सी ग्रंथि काम कर रही है सबसे ज्यादा? वहां पे तो करती है इलेक्ट्रा। कौन सी करती है? इलेक्ट्रा। जब लड़की का अपने पिता की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो कौन सी ग्रंथि होती है वहां पे? इलेक्ट्रा। और जब लड़के का माता की तरफ होता है तो वो होती है बच्चों ओडिपस। कौन सी होती है? ओडिपस। ओडिपस ग्रंथि होती है। तो आंसर है इसका फोर्थ। पीयूष ग्रंथि हमारे माइंड में होती है। कहाँ होती है? माइंड में होती है, मास्टर ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में जो होती है ना, वो थायराइड, जिसे घेंगा रोग वाली बोलते हैं, वो ये होती है। और जब लड़की का पिता की तरफ अट्रैक्शन है तो वो इलेक्ट्रा है, और जब लड़के का माता की तरफ अट्रैक्शन है तो वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वो ओडिपस है। पूछा भी यही गया था। एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स मेल है और उसका अट्रैक्शन कहाँ है? मदर की तरफ है, और अपोजिट किसके है? फादर की तरफ है। तो वो कौन सी ग्रंथि वहां पे काम कर रही है? मेल का फादर की साइड अट्रैक्शन करता है ओडिपस, और फीमेल का फादर की तरफ करता है तब इलेक्ट्रा। एक बार पेपर में ये भी पूछी गई थी, और अब इसका आंसर है बच्चों फोर्थ। अगर ये पूछ ली जाए तो भी आपको याद रखनी है, लड़की का पिता की साइड है तो कौन सी ग्रंथि काम करती है? ग्लैंड काम करती है इलेक्ट्रा। दोनों याद रखोगे, दोनों पेपर में आते हैं, कभी कौन सी पूछते हैं, कभी कौन सी पूछते हैं। हो सकता है अब की बार ये पूछ लें, तो आपको दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है। और जिसको भी इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ना है, लर्निंग पढ़ना है, जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या फिर एनसीएफ है, या जितने भी सारे कुछ, स्किनर की है, क्लार्क हल की है, मोटिवेशन अब्राहम मैस्लो की, हिरार्की थ्योरी नीड वाली है, जितने भी टॉपिक्स है ना साइकोलॉजी के, मैंने सारे के सारे अपने ही चैनल पे करा रखे हैं। सिलेबस देखना है तो वहां से देखना। और अब चल रहे हैं बच्चों हमारे प्रैक्टिस पेपर। जब तक पेपर नहीं होगा ऐसे ही हरियाणा जीके और हमारी साइकोलॉजी चलती रहेगी। और जैसे ही एचटेट हो जाएगा मैं साइंस आपको कराऊंगी सभी बच्चों को, ठीक है। साइंस बिल्कुल कराऊंगी मैं, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं एमएससी फिजिक्स किया हुआ है, तो मैं आपको साइंस तो बिल्कुल कराऊंगी। मेरा मेनली सब्जेक्ट साइंस और हरियाणा जीके रहेगा, लेकिन एचटेट तक हमारी साइकोलॉजी रहेगी, क्योंकि मैं खुद एमए साइकोलॉजी भी किया हुआ है, मैंने इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर रखा है, इसीलिए मैं आपको करवाती रहती हूँ। और मैंने खुद ने एचटेट वगैरह क्लियर किए थे, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखो, विच इज नॉट द कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता हर एक माता पिता के जो ट्विंस होते हैं उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जिस पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक लड़का लड़की, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। दो बेटे हैं उनमें भी। मतलब कहने का, हर एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल भिन्न है। कुछ, चलो सारी चीजें भी सेम होंगी ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर भिन्न होगा। इसका मतलब हर इंसान एक दूसरे से क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो पूछा क्या गया, कौन सा व्यक्ति तो विभिन्नताओं का कारण नहीं है? क्या हेरिडिटी नहीं है? बिल्कुल हेरिडिटी तो होती है, एनवायरमेंट भी होती है, मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं हम, ये भी होती है, लेकिन गाइडेंस नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का गाइडेंस से कोई संबंध नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये है बच्चों आंसर फोर्थ का फोर्थ, मतलब डी आंसर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धित कार्यक्रम नहीं है?
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं प्रतिभाशाली जिनका आईक्यू लेवल 140 से अबव होता है, ठीक है, 140 से अबव ऊपर होता है। इसका मतलब आप इन बच्चों को इंटेलिजेंट क्वेश्चन टर्मन ने दिया था 1916 में, फॉर्मूला था मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये फॉर्मूला था इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू का मतलब है। देखो प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ आप देखते हो, आपने आस पड़ोस में जितने स्कूल होते हैं उनके साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया तो जाता है उनके साथ, लेकिन देखा होगा जो प्रतिभाशाली डेली क्लास में भी देखते होंगे, कई बच्चे मैम ने कोई काम दे दिया और वो 2 मिनट में ही काम करके दे देते हैं, कहते हैं कि मैम हो गया देख लो। तो इसका मतलब वो जब उस बच्चे ने 2 मिनट में कर लिया और सारे जो एवरेज बच्चे हैं वो उसी काम को 15 मिनट में कर रहे हैं, वो जो बच गई है 13 मिनट, तो प्रतिभाशाली उस टाइम पीरियड में क्या करेगा वो फिर, है ना। इसका मतलब उस टाइम पे बोर होगा। उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा कुछ भी दे दो काम जो नॉर्मल बच्चे नहीं कर रहे, तो वो उसमें क्या है थोड़ा सा उलझा रहेगा और बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब पूछा गया प्रतिभाशाली के लिए कौन सा एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं है। देखो प्रतिभाशाली के लिए आपको कुछ अलग तो करना पड़ेगा, तभी वो नॉर्मल बच्चों से आगे बढ़ पाएगा। आप उसको एनरिचमेंट करिकुलम दोगे, बिल्कुल करिकुलम संवर्धित, मतलब ऐसा करिकुलम बनाओगे जिसमें बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, ऐसा तो हम करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। ग्रेड एक्सेलरेशन, बिल्कुल आप ग्रेड एक्सेलरेशन देखो, वैसे तो ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों को नहीं देनी चाहिए कहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम दोगे नहीं और बच्चे ने खूब मेहनत की, आप उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो आगे नेक्स्ट टाइम जब वो पेपर देगा कैसे मोटिवेट होगा, है ना। समझ रहे हो इस बात को। तो ग्रेड एक्सेलरेशन जरूरी है। मान लो एक बच्चे के 10 में से अब की बार आए हैं 8 नंबर, ठीक है, और अगर आपने 8 उसको बताया नहीं, आपने एबीसी लिख दिया, कुछ भी लगा लो, फिर उसको पता ही नहीं है कितने नंबर है, अगली बार फिर सोचेगा यार पता ही नहीं क्या नंबर आ रहे हैं। तो इसीलिए ग्रेड आप ए दो, A+ दो, B+, C+, कुछ भी दो, उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा। ग्रेड एक्सेलरेशन जरूरी है बच्चे के लिए, उसी से बच्चे को मोटिवेशन होता है। हम नहीं छोटे थे तब पढ़ते थे कि यार आज 8 आए, कल कोशिश करूंगा 10 के 10 लेके आऊंगा, ऐसे हम नहीं करते थे, हम भी तो ऐसा ही करते थे ना। इसका मतलब वो चीज हमें क्या कर रही थी, वो चीज हमें मोटिवेट कर रही थी, उससे हम क्या हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस, ठीक है, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल अरेंज होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। उसने जो नॉर्मल जो सिलेबस है वो तो मिनट में कर लिया, अब वो क्या करेगा, इसीलिए स्पेशल बच्चों को और ऊपर उठाने के लिए उनके लिए स्पेशल क्लास भी होनी चाहिए। लेकिन लिखा है स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल, ये नहीं होगा। आप उनके लिए भी ये सारे छाट लो, ये प्रतिभाशाली है और इनके लिए स्पेशल से स्कूल बना दो अलग से रहने के, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। हमें बताया गया है हमारे उसमें सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए तो शिक्षा होगी ये भी पता है, और सभी को साथ, सभी का सर्वांगीण विकास करना, सभी को साथ लेके चलना है। तो ये बातें तो हमारे पॉलिसी में लिखी हुई है। आप उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल अलग से बिल्कुल नहीं बनाओगे। तो क्या यही पूछा गया था, प्रतिभा बालकों के लिए संवर्धित कार्यक्रम नहीं है, विशिष्ट आवासीय विद्यालय बनाने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट तो उनके लिए होते हैं जैसे थोड़े से मेंटली रिटार्डेड हो गए, उन बच्चों के लिए आपको बनाने पड़ सकते हैं, या फिर अंधे हो गए जिनके लिए ब्रेल लिपि यूज करेंगे उन बच्चों के लिए बनाने हो सकते हैं, या जैसे गूंगे बच्चे हैं, बहरे बच्चे हैं, उनके लिए एक्सप्रेशन से टीचर को पढ़ाना पड़ता है, तो फिर उनके लिए अलग से आप बना सकते हो। लेकिन इनको आप अलग से आवासीय स्कूल बनाओ, ऐसा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होता। तो बच्चों 5 का आंसर है 4, ठीक है। और ये PDF सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणा व्यवहार का प्रकार नहीं है। Out of the following which is not the type of imitative behavior given by Miller and Dollard, कौन सा नहीं था बताओ, प्रकार नहीं है। 6 था बच्चों, बताओ कौन सा प्रकार नहीं है। देखो कौन सा मिलर डोलार्ड का अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है, आपको याद रखना है कोरिलेटिव बिहेवियर है ना, वो इनका नहीं है। किनका नहीं है, इनका नहीं है। सेम बिहेवियर हो सकता है, कोपिंग बिहेवियर, मैच डिपेंडेंट बिहेवियर बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कोरिलेटिव नहीं होता। इसका बच्चों आंसर है 6 का B। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेना, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं बच्चों थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक है। और ओनली मनोविज्ञान के पिता पूछ लिया जाए तो वो है मेरे प्यारे बच्चों कौन? आपके हैं ये अरस्तु, फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि पहले साइकोलॉजी से पहले ये फिलोसफी का हिस्सा था, तो मेंटल साइकोलॉजी इसका एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया जिससे बच्चों का व्यवहार जाना जाए। तो जब साइकोलॉजी वर्ड लेके आए थे तो ये सबसे पहले साइकोलॉजी के पिता इन्हीं को माना जाता है, अरस्तु को। और जो मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है बच्चों थॉर्नडाइक को। और वास्तविक पिता पूछा जाए मनोविज्ञान के तो वो है अलग। ये तीनों क्वेश्चन अलग हैं, याद रखने हैं तीनों के तीनों। पीआरटी लेवल पे तो जरूर पूछी जाती है ऐसी बातें। मनोविज्ञान के वास्तविक पिता वो हैं बच्चों विलियम वुंट। वास्तविक पिता वो कौन है? वो है मेरे प्यारे बच्चों विलियम वुंट। ये तीनों बातें अलग हैं, तीनों बातें याद रखनी है आपको। क्या बताया मैंने? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान के कौन है? अरस्तु। और मनोविज्ञान के वास्तविक पिता कौन है? ये है विलियम वुंट। विलियम वुंट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली थी। जर्मनी के लिप्जिंग शहर, मैंने सिलेबस में करवाया भी था। क्या है? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की। इसीलिए मनोविज्ञान के वास्तविक पिता विलियम वुंट को बोला जाता है, मनोविज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है बच्चों थॉर्नडाइक को। एक क्वेश्चन आया था पीछे, उसमें बहुत बच्चे उलझ गए थे। देखो आप सुनो, शिक्षा क्या है? उसमें ऑप्शंस थे, शिक्षा से आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, शिक्षा आपका सर्वांगीण विकास करती है, और दो और थे। तो आप सभी को याद रखना है, जैसे मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया, मैंने आपको शिक्षा दी, ठीक है, तो उससे क्या आपका सर्वांगीण विकास हो गया? नहीं, कभी नहीं। जैसे आज मैंने क्लास ली है ना, उससे आपके बिहेवियर में चेंज हो सकता है, लेकिन सर्वांगीण विकास हो गया कि भाई अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो गया। तो शिक्षा से ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के साथ अदर एक्टिविटी, सोसाइटी, इमोशनल, मेंटल, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपका सर्वांगीण विकास होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट। आप शिक्षा से खाली ये बात नहीं बोलोगे तो आपको हमेशा ये ऑप्शन में आता है, जब भी शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन होता है आपको टिक करना है वो। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको टिक करना है शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अब मैंने क्लास ली, आपने सीख लिया मेरे से, ठीक है, तो इससे आप हो सकता है इस क्लास से मोटिवेट होकर अब आप साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो, एचटेट में अच्छा खासा स्कोर कराओ 30 में से, तो उससे आपका क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया और आपने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। तो इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। क्या आज एक क्लास दी मैंने और इससे आपको सारी साइकोलॉजी याद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बात आपको शिक्षा की याद रखनी है, ठीक है। ये तीनों बातें भी आपको याद रखनी है। ये जो स्टेटमेंट है ना, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन है बच्चों स्किनर के, ठीक है। किसके हैं? स्किनर के हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, ये भी आपको याद रखनी है। वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा बातें आपको मैंने अपने सिलेबस में सारी करवा रखी हैं। जो बच्चों ने सिलेबस नहीं किया ना, पहले कोशिश करना सिलेबस करने की। अगर आप सोचते हो कि प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन दे दिए, ये रट लिए, नहीं, रटना नहीं है। जरूरी है ये यही सेम आएगा पेपर में? अगर यही सेम नहीं आया, देखो बच्चों, जब कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कहीं से घुमा दो, फिर आप क्लियर कर पाओगे। वही ऑप्शन दे दे, वही क्वेश्चन दे दे, ये रटते हैं ना जो बच्चे, वो रटने का बिल्कुल किसी भी बच्चे को मैं सलाह नहीं देती कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज को क्रैम करे। देखो जीके की कुछ चीजें होती हैं, मान लो कि ये वाला मंदिर कहाँ है, तो आपको रटना ही है, उसमें तो कुछ समझने वाला है ही नहीं। लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं ना स्पेसिफिक, जैसे साइकोलॉजी को ही लगा लो, साइंस को लगा लो, कभी रटने के सब्जेक्ट नहीं है। जैसे साइकोलॉजी का आप एग्जाम्पल है, थॉर्नडाइक का टॉपिक लेसन है। आपने जब थॉर्नडाइक को पूरे को समझोगे नहीं, सारी थ्योरीज नहीं समझोगे, आपने रट ली, तो क्या लगता है आप पेपर में सोल्व कर पाओगे? कभी नहीं। आपको हमेशा अपने कंसेप्ट्स पे काम करना है, फैक्ट्स तो वैसे ही रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सभी को अपने कंसेप्ट्स पे काम करना है। तो जो बच्चे थ्योरी ना पढ़ के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जो रट रहे हैं बच्चों, ऐसा मत करना।
ये बिल्कुल आपके लिए गलत होगा, पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्या फायदा। तो उससे पहले आप सभी बच्चों को पूरा सिलेबस कर लेना है, वो सिलेबस करके फिर क्लास को देखना, प्रैक्टिस पेपर, फिर आप बिल्कुल एनालाइज कर पाओगे कि हम कैसा पढ़ रहे हैं और क्या जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं। तो आपको पहले बच्चों क्या करना है, सारा सिलेबस करना है, रटने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आप हरियाणा जीके के क्वेश्चन रट सकते हो लेकिन साइकोलॉजी के क्वेश्चन को रट नहीं सकते। अगर उन्हें थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा दी तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को पेपर ये क्वेश्चंस रटने नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर था बच्चों 7th का बी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच में यानी लगभग 10.5 साल का बच्चा है, अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, किस प्रकार का बालक कहेंगे। ए चाइल्ड वो इज इन द मिडल ऑफ हिज स्कूल, मतलब मिडिल क्लास का है, वो 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है। दैट इज अबाउट 10.5 ईयर, 10.5 साल का है। इज अनेबल टू द वर्क ऑफ द क्लास बिलो दैट विच इज नॉर्मल फॉर हिज एज, नॉन विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। भाई 10.5 साल का बच्चा है, उसे नीचे की कक्षा का कार्य करने में वो असमर्थ है, तो वो किस प्रकार का बालक है। मानसिक मेंटली रिटार्डेड है, नहीं, मेंटली रिटार्डेड का इससे कोई संबंध है, दिमाग की बात थोड़े ही कर रहे हैं हम, तो कक्षा का कार्य करने की बात कर रहे हैं। मोरोन है, इडियट है, ये तो सारे जो असामान्य बच्चे होते हैं उनके टाइप्स हैं। लेकिन पूछा तो ये गया है ना कि बच्चा वो उस एज के काम नहीं कर पा रहा है, नीचे वाले काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई बुद्धि आईक्यू लेवल की बात नहीं की जा रही कि वो किसी चीज को नहीं पहचान पा रहा है, किसी चीज को जान नहीं पा रहा है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं पढ़ने की, तो आपको पढ़ने से रिलेटेड ही आंसर देना है। वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जब 10.5 साल का है, मान लो वो हो गया 5th में, उसने 4th क्लास की नहीं, 3rd से सीधा कूदा दिया 5th में, तो जब वो बच्चे ने 4th पढ़े ही नहीं तो वो 4th की बातें कहां से सीखी, उसने नहीं सीखी, तो वो लो क्लास की 4th क्लास की बातें कैसे बताएगा आपको। तो इसका मतलब वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, वो एजुकेशन उसको 4th क्लास की नहीं मिली, इसीलिए वो पिछड़ गया। तो आंसर क्या है बच्चों, बी। वो क्या है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, 8th का बी आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। इतनी बारी आ गई, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की। किसकी है, हार्वर्ड गार्डनर की, ये आपको याद रखनी है। अल्फ्रेड बिने यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत जिसे बोलते हैं हम यूनिफैक्टर थ्योरी, किसकी है, एक यूनिफैक्टर थ्योरी, ये है बिने की। बिने ने बहुत सारे टेस्ट, बिने का साइमन टेस्ट, मेंटल एज वर्ड, ये सब किसके हैं, बिने के हैं। अगर बुद्धि से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए कि ये सबसे पहले किसने की, आप सभी में बिने टिक करके आओगे अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये बिने की आपको बातें याद रखनी है। कुछ भी आ जाए बिने से रिलेटेड, पहला टेस्ट आ जाए, पहली आईक्यू लेवल आ जाए, पहली मेजरमेंट आ जाए, सभी में आप क्या करोगे, बिने। और यूनिफैक्टर थ्योरी जिसे हम एक कारक सिद्धांत बोलते हैं, वो भी किसका है, बिने का। द्विकारक है स्पीयरमैन का, लेकिन एक कारक किसका है, बिने का है। ठीक है, याद रखोगे। मेंटल एज वर्ड किसने दिया था 1904 में, ये भी बिने ने दिया था। और आईक्यू फॉर्मूला, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये मैंने बहुत डिटेल में टॉपिक कराया हुआ है मैंने इंटेलिजेंस का। सबसे पहले क्लास ही इंटेलिजेंस की ले रखी है, कम से कम 6 क्लास में जाके हमारा इंटेलिजेंस टॉपिक पूरा हुआ था। मेंटल एज मतलब वास्तविक आयु, सीए मतलब क्रोनिकल एज, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, सीए क्रोनिकल एज मतलब वास्तविक आयु, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है बच्चों, वो है हार्वर्ड गार्डनर। एक क्वेश्चन आता है, त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया, त्रितंत्र सिद्धांत दिया था बच्चों स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने, ये भी आपको याद रखना है। किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। ये याद रखोगे सारी बातें, तो इसका आंसर है 9th का सी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी थी, आप याद रखोगे, एस.एल. बेम ने दी थी। किसने दी थी, एस.एल. बेम ने दी थी। कौन सी, जेंडर स्कीमा थ्योरी। स्कीमा का पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है मैंने, क्लासेस देख लेना, उसमें पूरा समझ आ जाएगा। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा सारी बता रखी है मैंने। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। मैंने मोटिवेशन का एक टॉपिक बताया था। वैसे तो मोटिवेशन
वैसे आप किसी चीज से इंटरनली भी मोटिवेट हो सकते हो, एक्सटर्नली भी हो सकते हो। ठीक है, आप जिस चीज को देख के आपको वैसा ही कार्य करने के लिए उत्सुकता हो, ये हमारी अभिप्रेरणा है। ये अभिप्रेरणा दो प्रकार से हो सकती है, एक आपकी इंटरनल हो सकती है, एक आपकी एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल क्या हो सकती है, जैसे आपको किसी को भी कार्य, मान लो कि अध्यापिका है, प्राइवेट स्कूल में टीच करती है, वो टीचर, उसको सैलरी कम मिलती है, लेकिन उनको बच्चों को पढ़ाने में इतना आनंद आता है कि उसके लिए सैलरी कोई मोटे मोटे मतलब कुछ मैटर करती ही नहीं है। तो जब उसके लिए सैलरी कोई मैटर नहीं कर रही, उसको उस काम पढ़ाने को बच्चों में आनंद ले रही है, तो वो इसका मतलब वो इंटरनली मोटिवेटेड है। ठीक है, और एक्सटर्नली मोटिवेटेड, जैसे बच्चों का क्या है, कोई कंपटीशन है और उसमें कहा गया कि अगर आप इन बच्चों की क्लास में बच्चों को फर्स्ट लेके आओगे तो आपको प्राइज मिलेगा, आप अच्छे टीचर कहलवाओगे, कि आप इसके क्या थे, मॉनिटर, इसके मतलब क्या थे इस क्लास के, आप क्या बोलते हैं वो, इंचार्ज थे। ठीक है, जब इंचार्ज बना दिया और उसने बहुत मेहनत की, वैसे आगे पीछे कभी नहीं करती थी, लेकिन उस अवार्ड के चक्करों में उसने मेहनत करवाई। इसका मतलब वो क्या था, वो था बच्चों एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो आपको याद रखना है, जब आप इंटरनली, आपको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, आप उस काम को करके दिल से खुश हो रहे हैं, तो वो इंटरनल है। और जब आप किसी की प्रशंसा चाहते हो, पुरस्कार चाहते हो, इस टाइप के अवार्ड प्राइज वगैरह चाहते हो, तो वो क्या है बच्चों, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अब देखो, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। आंतरिक में आपको चिंता भी हो सकती है इंटरनली किसी काम में, जब आपके दिल से जो चीजें आ रही है ना, वो सारी क्या है, आंतरिक है। आपकी चिंता आपके माइंड से रिलेटेड है, नीड फॉर अचीवमेंट की जरूरत है, आप क्या करोगे, इंटरनली मोटिवेटेड हो, उपलब्धि की आवश्यकता है आपको, आप लेवल ऑफ एस्पिरेशन हो। लेकिन जो प्रेज है ना, प्रेज दूसरों के द्वारा की जाती है, आप खुद नहीं करते, आप खुद की खुद कर रहे हो, तो वो तो होगी अलग बात। अगर लिखा हुआ खुद की खुद करते हो तो आप आंतरिक लिखोगे, अदरवाइज कभी भी ऑप्शन में प्रशंसा लिखी जाए तो आपको हमेशा बाह्य अभिप्रेरणा को टिक करना है आंसर में। ठीक है, तो देखो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, चिंता आंतरिक है, आपकी खुद की है ये चिंता। अचीवमेंट अचीव करनी है, वो आपकी खुद की है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा, किसी चीज को एस्पिरेट करने की, मतलब आपकी खुद का लेवल है किसी चीज को भी अचीव करने का, तो ये आपकी खुद की बातें हैं, लेकिन प्रेज दूसरों के द्वारा की जाती है। तो 11th का ए आंसर है बच्चों। ठीक है, मोटिवेशन का भी मैंने टॉपिक पढ़ा रखा, उसमें हिरार्की थ्योरी, अब्राहम मैस्लो की नीड हिरार्की थ्योरी मैंने बताई। उसमें फर्स्ट शारीरिक आवश्यकता, सेकंड क्या है, सुरक्षा है, थर्ड स्नेह है, सम्मान है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी थ्योरी आपके पेपर में जरूर आएंगी। कोहलर की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, और ये अब्राहम मैस्लो वाली थ्योरी, फील्ड थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी, और ये ब्राउन इकोसिस्टम वाली ब्राउन ब्रूनर की थ्योरी, ये सारी जितनी बातें बताती हूँ ना, इनको करके जाना है। सिगमंड फ्रॉइड का जीन पियाजे की थ्योरी, ये सारी थ्योरी बता रही हूँ ना, ये जरूर करके जानी है। और वाइगोत्स्की भी हर बार पेपर में पूछी जाती है। आपको ये जितनी थ्योरीज बताती हूँ ना मैं, ये पढ़ के जानी है आपको। ठीक है, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि जिसका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है वो सभी बच्चे पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जिस भी बच्चे को एचटेट का पेपर देना है, और साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, जो सबसे पहले लिखी आएगी 30 नंबर की, मैं आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ा रही हूँ कि आपके पेपर में आया ये क्वेश्चन, तो आपको कैसे पढ़ के सही आंसर पे जाना है। मैं आपको साइकोलॉजी वो पढ़ा रही हूँ। साइकोलॉजी की हम इसके मेंटल लेवल को जाने, इसके मेंटल, इस टाइप की हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे। हम एचटेट में आने वाली टीचिंग एग्जाम्स में जहां पे भी साइकोलॉजी आती है वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, 11th का ए। और हरियाणा जीके में बहुत अच्छी कराऊंगी, हरियाणा की करंट भी कराऊंगी, और जैसे ही एचटेट पूरा हो जाएगा मैं आप सभी बच्चों को साइंस कराऊंगी। जिसको भी मुश्किल लगती है ना साइंस, पता नहीं क्या चीज है, उन सभी को मैं साइंस कराऊंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अपीयर सेंट्रल लर्निंग। जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ, चाहे टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल का, पीआरटी लेवल का, हर टाइम वाइगोत्स्की की थ्योरी, अभी एक सेकंड पहले ही बता रही थी, वाइगोत्स्की की थ्योरी हर एक बच्चे को पेपर में करके जानी है, और वही आ गया। देखो, संकल्प सीखने के लिए केंद्रीय होता है, वाइगोत्स्की का मैंने उसमें बताया था, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, जेडपीडी, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये थ्योरी पढ़ लेना, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगी। साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। कौन सी संकल्प सीखने के लिए केंद्रीय होती है, आपको याद रखना है, एक्सेप्ट टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग, ये होती है बच्चों कल्चर एंड लैंग्वेज, संस्कृति एवं भाषा।
ठीक है, कौन सी है? संस्कृति एवं भाषा। वाइगोत्स्की की यही बात इसमें पूछी गई है। वैसे ही साइकोसोशल थ्योरी। 13 देखो, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाता है? कितने साल का बच्चा ये जानने लग जाता है? एट व्हाट एज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन चिल्ड्रन? बच्चे कितने साल की एज में ये जानने लग जाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है? आपको याद रखना, जो बच्चे जेंडर आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ना, वो 2 साल का बच्चा ये बताने लग जाता है। ये पूछते हैं ना हम छोटे बच्चों से, ये क्या है, लड़का है लड़की? बोलता नहीं है लक्का लक्की। चाहे उसको साफ ना बताना है, बोलना अच्छा प्रॉपर ना है, लेकिन वो जेंडर आइडेंटिफाई जरूर कर लेता है, लड़का लड़की बता देता है ना। तो कितने साल का बच्चा करता है बच्चों? आपको याद रखना है, वो 2 साल का करता है। ठीक है, कितने साल का करता है? वो करता है 2 साल का। ये आपको बात याद रखनी है। 13 का आंसर है ए। अहम केंद्रिता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रतिनिधित बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई गया है? जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पे किए थे। जीन पियाजे का मानना था कि अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वाटसन और जीन पियाजे दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पे किए थे। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखना है। आपको इनकी स्टेजेस याद रखनी है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से लेके 2 साल तक होती है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, हाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है बच्चों 2 से 7 साल तक। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 7 से 11, और फॉर्मल होती है 11 से 15 वर्ष। ये आपको चारों याद रखनी है। पहले तो स्टेज याद रखनी है, स्टेज के बाद इनका उम्र याद रखनी है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, यह है 0 से 2 वर्ष। और ये भी आपको याद रखना है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पूरी थ्योरी वैसे मैंने करवा रखी है, करवानी तो नहीं चाहिए, बतानी तो नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं। सेंसरी मोटर स्टेज जीन पियाजे की है 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, ओप कंक्रीट है 7 से 11, और फॉर्मल है 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में अहम केंद्रिता की, मतलब मैं जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं, हर चीज को मतलब खुद से लेता है, ईगो सेंट्रिक होता है इसमें, मतलब एटीट्यूड वाले ईगो की बात नहीं हो रही। इसमें क्या होता है कि सारी चीजें मेरी है, मेरा मन करेगा तो मैं अगले को चीज दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये किस एज में होता है ये बताना है आपको। आपको याद रखनी है बच्चों, ये होता है किस एज में? ये होता है प्री ऑपरेशनल। 2 से 7 साल का बच्चा आप अपने घर में आस पड़ोस में देख सकते हो। वो क्या करता है, जब आस पड़ोस का कोई दूसरा बच्चा आएगा, पेरेंट्स कहते हैं किसको भी चीज दे दे थोड़ी सी, वो कहेगा क्यों नहीं देता, उसके मन की मर्जी है, कभी तो वो दे देता है, ध्यान में आए तो ना भी दे। तो वो ईगो सेंट्रिक, इसका मतलब वहां एटीट्यूड नहीं है उसमें, वो ईगो सेंट्रिक है, मतलब हर चीज मुझसे है, कोई भी चीज से मैं नहीं हूं, मेरे से है हर चीज, मैं जैसा करूंगा वैसा ही चलेगा, वो ऐसा मानता है इंटरनली। ऐसे हर एक बिहेवियर देखते भी हैं अपने घर में, डेली लाइफ में आप देख भी सकते हो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो इसका आंसर है बच्चों बी, 14 का बी आंसर। ठीक है, ये है ग्रेडिंग सिस्टम। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए, अंकों को सीएससी योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है? देखो, जब आपने जेबीटी की होगी ना, ये ग्रेडिंग सिस्टम आपको करवाया होगा, जेबीटी में ये बातें बताई गई होंगी आपको, जैसे कि बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, 82 100 तक है, A1 है, या फिर 70 A+ हो गया, 70 की रेंज में आ गया, आपने क्या कर दिया, फिर A दे दिया, फिर थोड़ा सा नीचे आए B1 दे दिया, B2 दे दिया। इसी टाइप से पूछा गया है कि जब 47 नंबर है तो उसके कौन सा है, आपको याद रखना है। ग्रेडिंग सिस्टम में है C2, क्या है 40 से 50 में कौन सी ग्रेडिंग है? C2, याद रखनी है ये। 15 का आंसर है C। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे गए यहां से 4 थ्योरियां आपको याद हो जाएंगी। नीचे दिए गए अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी? सीधी सी बात, क्वेश्चन ये पूछा गया है। जिसमें बच्चे को थ्योरी याद है वो टिक कर पाएंगे, जिसको थ्योरी याद नहीं है वो बिल्कुल टिक नहीं कर पाएगा। तभी कहती हूं जिस भी बच्चे ने सिलेबस करना है पहले सारा सिलेबस करना, फिर क्वेश्चन करना। मैंने अब ये ऑप्शन में 4 थ्योरी है ना, चारों की चारों थ्योरी बता रखी है, और जो बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ के आया होगा वो बिल्कुल बिना देखे फटाक से आधी सेकंड में टिक कर देगा। तो इसीलिए कहती हूँ पहले सिलेबस करना है, बाद में क्वेश्चंस करने हैं। जो भी बच्चे क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं सही सलाह ये दे रही हूँ कि क्वेश्चंस तो करते रहना, साथ डेली क्लास लेना, नहीं तो बहुत सारी क्लास हो जाएंगी, क्योंकि मैं तो डेली लेती हूँ।
है ना। ये क्लास तो आपको देखनी ही देखनी है। आपको साथ के साथ एक दो क्लास डेली आपको थ्योरी की देखनी है। थ्योरी अगर आप देखते रहोगे और मान लो क्वेश्चंस देखते रहोगे साथ में, अभी मान लो ये थ्योरी आ गई और जब ये थ्योरी का सिलेबस पढ़ोगे ना, आपका दिमाग फटाक दे काम करेगा कि मुझे थ्योरी ध्यान से पढ़नी है, इससे क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप से जब आप पढ़ोगे ना तो आपकी वो हेल्प करेगी। और अगर आप इनको छोड़ के, इन क्वेश्चन को छोड़ के सिर्फ थ्योरी पे लगे ना, तो फिर आपका टाइम वहीं निकल जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा कर लेना। क्वेश्चंस तो करनी है, क्लासेस बहुत सारी हो जाएंगी, आपके फायदे के लिए बता रही हूँ। थ्योरी पीछे वाली जरूर पढ़नी है, क्वेश्चंस भी साथ के साथ करते रहना, ठीक है। और हरियाणा जीके की जो पीछे 2 क्लास ले रखी है ना, मैंने लिख भी रखा है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इतने इतने मतलब इस साल से लेकर इस साल तक की वो सारी एक्सप्लेनेशन के साथ इतनी डिटेल में करा रखी है। जो स्टेट का पेपर दे के आएंगे, जो पढ़ के गए होंगे, वो बच्चे जरूर बता देंगे आके कितना स्कोर किया था, है ना। जब मैंने खुद ने अच्छा स्कोर किया था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था, तो मैं कोशिश आपसे भी करती हूँ, मैं आप पढ़ा के इतना, और आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप भी वैसा ही पेपर निकाल के आओ। क्योंकि देखो आपको पता है, जब मतलब जितना भी परसेंटेज है, 100 में से सिर्फ 8% एचटेट, मतलब मैक्सिमम सभी तीनों लेवल मिला लिए ले जाना, सिर्फ 8% बच्चे एचटेट को क्लियर कर पाते हैं, 92% बच्चे फेल होते हैं। इसके पीछे रीजन ये नहीं होता कि कोई इंटेलिजेंट थे उसने कर लिया, जो इंटेलिजेंट नहीं था उसने नहीं किया। नहीं, इंटेलिजेंट आज के जमाने में वो है जिसने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाए हैं, ज्यादा डिटेल में सिलेबस पढ़ा है, रटा नहीं है, समझा है, पेपर निकालेगा वो। और जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस पे रट के चला जाएगा, वो 100% फेल होना है, ठीक है। तो इसीलिए बता रही हूँ, सिलेबस आपको पढ़ना है। और जो 8% रिजल्ट आता ना, वो रीजन यही होता है, एक तो उनमें डेडिकेशन नहीं होती कि भाई, अदरवाइज 150 में से 90 नंबर ज्यादा नहीं होते, मतलब 60% एक एवरेज बच्चा भी ले लेता, 100 में से 60। तो देख लो, इतने ही लेने हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। और SC BC के लिए तो सिर्फ 80 है, जनरल के लिए 90 है। तो इसीलिए कह रही हूं मैं आपको, चीजों को, कंसेप्ट पढ़ने हैं सभी बच्चों को, रटना नहीं है कुछ भी। आप रटोगे तो फंसोगे, ठीक है। एचटेट में 150 में से 90 स्कोर ज्यादा नहीं होता। देखो, चाहे 135 ले लो, चाहे 90 ले लो, दोनों बच्चे बराबर है। मैं देखो बेवजह की बातें नहीं करती। जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। हमेशा जब 110 का प्लान दिमाग में लेके चलोगे ना, तब कहीं जाके 90 आएंगे। जब आपके दिमाग में है ना 170 110 नंबर लेने, तब जाके आप 90 का स्कोर करोगे। जब आप हाई सोचोगे तब आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर पाओगे। अगर आपने सोचा ही 90 है तो आपको 70 ही नंबर आएंगे, ठीक है। इसीलिए मेहनत करते रहना। एचटेट तक आगे बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, आपका सिलेक्शन वहां पे भी हो जाए, उसके लिए अभी से एफर्ट्स करोगे, तब कहीं जाके गवर्नमेंट जॉब तक सिलेक्शन मिल पाता है। इतना आसान नहीं होता। बस रेगुलर जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, उसके लिए बिल्कुल आसान है। रेगुलर रहना होता है, डिसिप्लिन के साथ रहना होता है, वो बच्चे 100% सक्सेस होते हैं। अगर आप सोचते हो आज क्लास ले ली, 2 दिन फिर छोड़ दी, फिर ले ली, फिर ऐसे बिल्कुल कोई फायदा नहीं है बच्चों। इससे बेटर है आप क्लास को छोड़ दो, साफ बोल दो घर वालों से कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। ऐसा करो आप। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो खूब पढ़ा करो, ठीक है। अभी जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मैंने जो हरियाणा जीके की क्लास ले रखी है, वो बच्चे भी देखना, क्योंकि सीईटी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी सरकार ने कहा है कि हम 8 या 10 गुना की अभी हमारे अमेंडमेंट होने वाला है, किसी टाइम भी आ जाएगा नोटिफिकेशन। 31 दिसंबर से पहले पहले बोल रहे हैं कि देखने को मिलेगा। पेपर 1 महीना दे देंगे, फरवरी और मार्च की जब डेट दे देंगे पेपर की, उस टाइम पैनिक हो जाओगे। इसीलिए तैयारियां हमेशा पहले करके रखी जाती हैं, तब कहीं जाके आप पेपर में अच्छा करते हो। जो बच्चे सीईटी वाले भी हैं वो भी ध्यान से सुनो, सीईटी में स्कोर तभी अच्छा करोगे जब आप अभी से पढ़ रहे होगे। और हरियाणा तो आपके 25 नंबर की आएगी। मैं जो हरियाणा जीके पढ़ाऊं उसको अच्छे से करते रहना, फिर बताना 25 में से नंबर कितने आए थे। मैंने सीईटी दिया था, यकीन नहीं होगा, वैसे ये रियलिटी है, 25 में से 23 नंबर लेके आई थी मैं। और जबकि 2 नंबर भी वो मेरी खुद की वजह से, गलती से है। 1-2 क्वेश्चन तो बाहर से आता ही आता है, ये तो मान के चलो। अगर उनमें भी तुक्का ठीक हो जाता तो 23 क्या 25 में से 25 क्या मार्क्स आ नहीं जाते। 23 तो जो बच्चा खूब पढ़ के चला गया ना हरियाणा जीके को, आराम से जैसा मैं बताऊं वैसे पढ़ के चले जाना, बस 25 में से 23 बिल्कुल ले आओगे। इतनी लंबी चौड़ी नहीं है हरियाणा जीके। और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। किसी भी जीके को बस बार बार पढ़ने की जरूरत होती है।
अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं होता। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, इनसाइट थ्योरी हमेशा याद रखनी है, कोहलर की है, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की। अंतःदृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत जो वर्दीमियर कोहलरकोफ का, जो हमने देखी थी, थ्योरी पढ़ी थी। बंदर को ऊपर केले लटका दिए जाते हैं, बंदर देखता है कि मैं केलों को भूख लगी थी कि मैं केले कैसे लेकर कैसे खाऊं। उसने अपना सूझबूझ से दिमाग लगाया था, एकदम से झटाक से उसके दिमाग में आया था कि ये छड़ी रखी है, इससे मैं इनको उतार सकता हूँ। फिर और ऊंचे रख दिए तो फिर उसने छड़ी को जोड़ा, इस टाइप से एकदम से उसके दिमाग में चीज आई थी, इनसाइट आई थी। तो इनसाइट थ्योरी आपको याद रखनी है, वर्दीमियर कोहलर, और एक और नाम नहीं दिया, कोफ का। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बच्चों थॉर्नडाइक का। रीइंफोर्समेंट थ्योरी है क्लार्क हल की, और रीइंफोर्समेंट शब्द दिया था स्किनर ने। ये तीनों बात बिल्कुल सही है। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स ये इनका नहीं है, ये थे पावलाव का। और यही पूछा गया क्या सही नहीं है, ये है बच्चों कंडीशनिंग, ये सही नहीं है। इनसाइट थ्योरी वर्दीमियर कोहलरकोफ का इनकी है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स ट्रायल एरर थ्योरी में बताया था मैंने, ये किसकी है, थॉर्नडाइक की। रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्लार्क हल, पूरा नाम इनका, और स्किनर की है, ठीक है। मैंने उसमें रीइंफोर्समेंट का बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ये किसने दिया, स्किनर, वर्ड किसने, रीइंफोर्समेंट वर्ड किसने दिया, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये सारी बातें बताई हुई है मैंने। देखो फ्रॉइड द्वारा दी गई मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोलैंगिक अवस्थाएं दी थी, कौन कौन सी थी, देखो इसमें से 3 है, एक नहीं है, वो याद रखनी है। ओरल स्टेज बिल्कुल दिया था, जो बच्चा छोटा होता है ना, जब वो ओरल स्टेज होती है, जैसे जो अंगूठा चूसने की। एनल स्टेज गुदाई अवस्था, जो बच्चा पोटी सुसु के बारे में बताना, ये वाली अवस्था। लेटेंसी स्टेज, जब चीजें बताता नहीं है, वो छुपाता है। ये आइकॉनिक स्टेज सिगमंड फ्रॉइड की नहीं है, ये कोई स्टेज नहीं होती। तो आंसर है बच्चों फोर्थ, क्या है, फोर्थ आंसर है इसका, किसका, 17 का डी आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है। 5 साल के बच्चे का ऑल ओवर माइंड का जितना डेवलपमेंट होना होता है ना, वो सारा हो जाता है, ठीक है, सारा। वो सिर्फ बड़े, जितना बड़े बंदे का दिमाग होता है, बड़े व्यक्ति का, उतना ही छोटे का होता है। बस फर्क बड़े और छोटे में ये होता है, दिमाग उसका भी उतना ही है और उतना ही उसका है। लेकिन बस क्या फर्क आ गया छोटे बड़े में, कि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है और बच्चे के पास एक्सपीरियंस कम है। इसीलिए दिमाग का जितना विकास होता है 4.5-5 साल तक हो जाता है, उसका वर्ड्स का हो गया, माइंड का हो गया, सारा विकास हो चुका होता है। बस बड़े के पास एक्सपीरियंस ज्यादा, छोटे के पास नहीं। 3 वर्ष का बच्चा होता है ना, लगभग 1000 शब्द सीख लेता है 3 साल का बच्चा। 18 का डी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। आप किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जब भी किसी बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ानी है बच्चों, उसके साथ आप ओरिजिनल चीजें जो हैं वो दिखाओगे, वो माइंड से यूज करेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में भी काम कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन, मतलब बहुत सारी डायरेक्शन में एक बच्चा काम कर सकता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जब उसका मन करे कर रहा है, नहीं तो उसके ऊपर बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल ना लगाओ। क्रिएटिव बच्चा कभी भी बाउंडेड होके काम नहीं कर सकता, ठीक है। मेमोराइज ये भी हो सकता है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता आप बताओ। देखो आप कभी भी स्मृतिकरण, आप क्रिएटिव बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, चीजों को मेमोराइज रटने की जरूरत नहीं होती। आपने कोई चीज दी, उसका सॉल्यूशन उस टाइम से, इसका ये हो सकता है, ये वो एट ए टाइम इन चीजों को सोचता है, उन चीजों को उसको स्मृति करने की, याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो तो रटना हो गया फिर, है ना। और पूछा क्या गया सृजनात्मकता का कौन सा नहीं है, तो बच्चों यही नहीं है, 19 का डी आंसर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इन सम ऑफ द केसेस चिल्ड्रन शोज लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर्ड टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज व्हाट। देखो हिंदी में पढ़ो, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह निगम क्या कहलाता है। देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है बहुत सारे पेरेंट्स जो हो सकते हैं वो इंटेलिजेंट हो, उन इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे नालायक हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स नालायक हो, उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये वंशानुक्रम का क्या उदाहरण है, ये पूछा गया है।
क्या रूल है, वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ रिग्रेशन कहलाता है। प्रत्यागमन का मतलब क्या है, वो चीज क्या हो गई है, रिग्रेट हो गई है, मतलब वो चीज उससे उल्टी हो गई है, ठीक है। हम कहते नहीं है रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो यही चीज है, प्रत्यागमन का नियम इसको बोलते हैं। सेलेक्टिव ट्रेड, हम यहाँ कोई सेलेक्टिव थोड़े कर रहे हैं, क्या हेरिडिटी से सेलेक्टिव हो क्या आ गए कि भाई ये पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो क्या इसका बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैटरनल एंड पेरेंट लाइन ये भी बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता। लॉ ऑफ चांस से किसी बच्चे का थोड़े होता है, वो जरूरी नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है जरूरी नहीं है किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो ही वो बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं और उनके बच्चे तो आईएएस ऑफिसर तक बन जाते हैं, तो ये मैटर कहाँ की, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे नालायक बिल्कुल निकल सकते हैं और नालायक पेरेंट्स मतलब अनपढ़ पेरेंट्स के बच्चे भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या नियम है, ये है बच्चों प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसने मानसिक आयु शब्द सबसे पहले परिचित कराया था? अभी बताया था, मेंटल एज वर्ड 1904 में बिने ने दिया था और ये मैंने इंटेलिजेंस की पहली क्लास में करवाया हुआ है। जिसने भी नहीं पढ़ी है थ्योरी इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ लेना। इसका आंसर है बच्चों ए, 21 का आंसर है ए, ठीक है। समझ आ रहा होगा है? कहीं मैं बोलती रहूं आप लोगों को समझ ही ना आए, ऐसा तो नहीं है ना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाल देना, मैं बाद में जरूर देखती हूँ। जब भी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, जरूर कोशिश करती हूँ आप लोगों की कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँ मैं, है ना। अभी सिर्फ जब मैं पढ़ाती हूँ सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देती हूँ, बेवजह की बातें नहीं पसंद करती मैं क्लास में करना, क्योंकि अगर मैं बातें करने लगी तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सही है और जिनको करनी ही क्लास में आके बातें हैं तो वो एक अलग बात है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू AMD एंड APA व्हाट इज द IQ रेंज सीवियर मेंटल रिटार्डेड, ये है रिटार्डेड। मैंने IQ लेवल की एक पूरी वो बनाई थी, क्या है ये सूची बनाई थी, सारणी बनाई थी, मैंने उसमें बताया था 90 to 110 IQ लेवल होता है, सामान्य बच्चा होता है। उसे 110 to 130 140 अबाउट चिल्ड्रन, फिर उससे नीचे बताए थे माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये सारी बातें बताई थी। अगर कोई भी बच्चा 0 से 20 का है इसका मतलब वो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, इसका मतलब वो नाम जानता कुछ भी नहीं जानता, वो तो जड़ है 0 से 20 तक। फिर मैंने बताया था माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है। और इसमें पूछा क्या गया है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। जब सीवियर की माइल्ड मतलब कम, उससे ज्यादा मॉडरेट आ गया, उससे ज्यादा सीवियर, इसका मतलब 0 से 20 तक तो है ही नहीं, लेकिन जब 20 से 35 की बात आती है आपको याद रखना वो बच्चा क्या है, सीवियर है, गंभीर है। इसका मतलब वो नाम वगैरह तो जानता है अपना थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता। वो कौन सा बच्चा है, क्या है उसका 20 से 35 की रेंज। ये रेंज देख के हैरान होने की बात नहीं है, ये करवा रखी है मैंने क्लासेज में, इंटेलिजेंस के टॉपिक में मैंने करवाया था। तो 20 से 35 रेंज, 22 का सी आंसर है, ठीक है। रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, सूडो मैच्योरिटी स्टेज। रियल में सूडो का मतलब झूठा, मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी है नहीं, लेकिन मैच्योरिटी होने का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, वो होती है बच्चों बाल्यावस्था। क्या होती है, बाल्यावस्था। किशोरावस्था में तो फिर भी मैच्योरिटी आ जाती है और शैशव में तो कुछ होता ही नहीं और ना दिखावा करते। जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं ना वो आके क्या कहेंगे, मैम मान लो 7-8 साल का बच्चा है, क्लास में बच्चे शोर कर रहे, मैम को आते ही कहेंगे मैम ये बच्चे शोर कर रहे थे, मैं बस चुप बैठा था, है ना। इसका मतलब वो रियल में उसके पास मेच्योरिटी है नहीं, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सूडो मेच्योरिटी बोलते हैं। तो इसका ये कौन सी एज होती है बच्चों, ये बाल्यावस्था होती है, ठीक है। कौन सी एज होती है, बाल्यावस्था। 23 का बी आंसर है बच्चों, 23 का बी आंसर, चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक 24वां क्वेश्चन, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार का मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जो बच्चे का कब कब किया जाता है, विविध प्रकार के प्रत्येक इकाई प्रत्येक यूनिट का एंड पे जब मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सा होता है।
प्रत्येक यूनिट होने के बाद आप ऐसे नहीं है थोड़ा सा पढ़ाया फिर चेक कर लिया, थोड़ा सा पढ़ाया चेक कर लिया, ऐसा नहीं। ऐसा आप कर रहे हो तो कंटिन्यूस इवेल्युएशन है, लेकिन एक यूनिट हो गई फिर आप चेक करते हैं। आप देखते नहीं हम स्कूल में बच्चे टीचर्स को, हम छोटे थे तब भी तो देखते थे, जब टीचर्स कोई काम करवा रहे होते थे तो पूरी यूनिट हो जाती थी, तब हमें बोलते थे कि अब अपनी कॉपी चेक करवाना। जब हम पूरा कर लेते थे तो वो चेक करते थे, उसको बोलते हैं हम बच्चों पीरियोडिसिटी इवोल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना है, नियतकालिक मूल्यांकन, पीरियोडिसिटी ऑफ इवेल्युएशन। इसका आंसर है बच्चों 24 का बी आंसर। ठीक है, अगर आप बार बार चेक कर रहे हो तो वो कंटिन्यू है, एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद कर रहे हो तो पीरियोडिसिटी इवेल्युएशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आरंभिक बाल्यकाल के आयु का समूह काल कितना होता है, मतलब व्हाट इज द एज ऑफ ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। मैंने चाइल्डहुड में बताया था प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये वहीं से क्वेश्चन है। बताओ ये कौन सी एज होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 2 वर्ष या 4 वर्ष तक होती है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष तक, और 2 से 10 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में भी 2 होती है, पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जो 2 से 6 साल की है वो तो है बच्चों प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 6 से 10 साल की वो है बच्चों उत्तर बाल्यावस्था। और पूछा क्या गया है प्रारंभिक आरंभिक बाल्य, तो ये होती है बच्चों 2 से 6 वर्ष तक। इसका आंसर है सी, 25 का सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, पिछली क्लास में भी बताया था, रीडिंग डिसऑर्डर पढ़ने से रिलेटेड है तो डिसलेक्सिया, मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसकैलकुलिया, ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ को बनाते हैं डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया, मैथ से संबंधित डिसकैलकुलिया, पढ़ने से संबंधित होती है डिसलेक्सिया। जो बच्चे पढ़ते हैं वो हकलाते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम होती है, कौन सी? रीडिंग डिसऑर्डर की, पठन विकार की। और डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होता है? पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है तो। और मैथमेटिकल है तो वो होगी डिसकैलकुलिया। रीडिंग का ये होगा, बिहेवियर का कुछ होता नहीं, मेंटल डिसऑर्डर होते ही हैं, बहुत सारे बताए थे आपको। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 27वां, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समावधि तक किया जा सकता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? When the development same subject is studied over a period of time, the study is called। मैंने बताया था, देखो एलिमिनेशन बताऊंगी, अगर आपको नहीं भी पता तो भी देखना। मैंने आपको वैसे लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल बताए थे, मैंने उसमें आपको सारी बातें बताई थी, कैसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, सारी बातें बताई थी। इससे देखो, आपको मान लो आंसर नहीं आता, जब कभी पेपर में कोई आंसर ना आए तो आप सही पे टिक कैसे करोगे वो समझना। पूछा गया है डेवलपमेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम तक लगातार उसी को करे जा रहे हो, स्टडी कैसी होती है? लाइफ हिस्ट्री स्टडी। आप यहाँ पे किसी की हिस्ट्री जान रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अध्ययन अधिक समझी, अलग एक ही सब्जेक्ट को लगातार हम पढ़े जा रहे हैं, हम किसी की हिस्ट्री थोड़े पढ़ रहे हैं, वैसे ही गलत हो गया। हम किसी का सर्वे कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर्वे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं किसी चीज को हम लगातार पढ़ रहे हैं, ये भी आंसर गलत है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, आप क्या क्रॉस सेक्शनल, एक बच्चे का काम दूसरे को दे दिया, दूसरे से सुन लिया, क्या आप क्रॉस सेक्शनल कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता था तो भी आप टिक कर पाते। आप कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जब लॉन्गिट्यूडनल होती है मतलब यहां से इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़े जा रहे हो, तो ये क्या है? लगातार सेम सब्जेक्ट स्टडीड, एक ही सब्जेक्ट को स्टडीड करे जा रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तक, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो 27 का था फोर्थ, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? आपको याद रखनी है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कही थी? ये डेफिनेशन है वुडवर्थ की। किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? वुडवर्थ की है। तो 28 का आंसर है ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे में 29वां क्वेश्चन, लास्ट सेकंड, किसी बच्चे में सृजनशील विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखो सृजनशीलता के लिए बच्चों आप क्या करोगे? किसी भी क्रिएटिविटी को, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, जब कोई भी बच्चा क्रिएटिव है आप उसको बाउंड नहीं करोगे, उसको सारी डायरेक्शन में सोचने का मौका दोगे, तभी तो उसकी क्रिएटिविटी क्या होगी? और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा सोचने की, तर्क वितर्क, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा, कुछ मैं ये करूं वो करूं, ये सारी चीजों में उनका दिमाग चलेगा।
इसने पूछा आप क्या नहीं करोगे, रिस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड। सबसे पहले यही गलत हो गया। अभी बता रही हूं, जब बच्चे का आप किसी चीज में उसको बाउंड कर दोगे, रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे, तो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट, वो कैसे क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्या नहीं करना चाहिए, यही पूछा है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ए। देखो नेक्स्ट है, बच्चे के विचारों का सम्मान करोगे, बिल्कुल सम्मान करना होता है बच्चों के विचारों के। गलत बताओ सही बताओ, हमें बच्चों के लिए शाबाश बोलना ही होता है। अगर बच्चे ने गलत किया, उसको मारना पिटना नहीं होता, हमें उसको बताना होता है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि बेटा अगर आप ऐसा करते तो ऐसा हो जाएगा। उसको इनडायरेक्ट वे से समझाना होता है। आप उसको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बिल्कुल जो बातें बच्चे पूछना चाहते हैं उनकी जिज्ञासा को हमें संतुष्ट करना होता है, तभी वो आगे मोटिवेट होते हैं। लीड द चाइल्ड टू नोवल थिंकिंग, अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाएंगे, तभी तो उसका माइंड डेवलपमेंट होगा। पूछा है क्या नहीं आप ये नहीं करोगे बच्चे के साथ। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है। ध्यान से सुनना ना, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ध्यान से देखना आप कैसे क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढ सकते हो, एक बार ध्यान से देखना। एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रत्य एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है। इस प्रकार अधिगम क्या कहलाता है। इंग्लिश में देखो एक बार, स्टूडेंट इज ट्राई टू न्यू नॉलेज, क्या ट्राई कर रहा है, न्यू नॉलेज को इन सच ए वे, वो सीखना चाहता है कोई नई चीज। that he she tries to modified and elaborate concept principle already learned, जिसने जो उसने ऑलरेडी लर्न कर रखे हैं, सीखे हुए, उसी से रिलेटेड वो चीजें, उन्हीं को रिलेट करके सीख रहा है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग, ये हमेशा क्या कर रहा है, को रिलेट करके चीजों को सीख रहा है कि पहले ऐसा होता था तो ये ऐसा ही हो सकता है। तो ये लर्निंग क्या होती है, जब किसी भी चीज को पहले चीज सीख ली और उसी से आपने एक और नई चीज सीख ली, तो वो क्या होगी, कोरिलेटिव लर्निंग। जैसे एक बच्चे को पता था पहले कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं, और सिर्फ इतना पता था, बच्चे ने देखा कि हवाई जहाज भी उड़ते देख लिया, तो बच्चे ने वो क्या कर लिया, कोरिलेट कर लिया कि आसमान में सिर्फ पक्षी नहीं उड़ते, आसमान में तो क्या उड़ते हैं, हवाई जहाज भी उड़ते हैं। तो वो कौन सी लर्निंग है उसकी, वो है मेरे प्यारे बच्चों कोरिलेटिव। उसने क्या कर लिया, उसके साथ संबंध बना लिया कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आसमान में और भी बहुत सारी चीजें उड़ सकती है, एक एग्जाम्पल है समझने का। तो ये कौन सी लर्निंग है, 30 का डी आंसर है, कोरिलेटिव लर्निंग। उम्मीद है बच्चों समझ आया होगा। कल हम टीजीटी का ही 2019 का पेपर सोल्व करेंगे जो साइकोलॉजी आई थी। ऐसे ही हम पूरी साइकोलॉजी जितने प्रैक्टिस पेपर है वो हम करते रहेंगे। हम साइकोलॉजी को समझ नहीं रहे, हम साइकोलॉजी जो टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी आती है वो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, तो एचटेट वाले और टीचिंग के जो बच्चे हैं आप उनको बोल सकते हो बहुत अच्छे से हमारी साइकोलॉजी चल रही है। और हाँ, जो भी बच्चे क्लास को जरूर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वो बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना भाई, और अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं सैटरडे को एक बड़ी सी क्लास लेके आऊंगी, जो भी एचटेट में प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हरियाणा जीके के, कोशिश करूंगी मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊं। ठीक है, वैसे ही आपके पेपर में आने हैं क्योंकि रिपीटेड होने हैं वो पेपर में, तो वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। परसों लूंगी सैटरडे को क्लास। ठीक है, तो सभी बच्चों को वो क्लास देखनी है। और जिन बच्चों को सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, पीछे वाली सारी क्लास देखना। और जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस तो उन बच्चों को करने ही है क्लास में, लेकिन जिनको थ्योरी में प्रॉब्लम है तो पीछे से लेना। मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं तो आपके पास क्लास बहुत सारी हो जाएंगी। मैं तो डेली क्लास लेती हूँ, तो इतनी क्लास हो जाएंगी तो फिर आप पजल हो जाओगे, कितनी सारी क्लास लेनी, आपके दिमाग पे बर्डन हो जाएगा। तो आपको क्लासेस ये तो लेनी ही लेनी, इसके साथ पीछे वाला सिलेबस देख सकते हो, पूरा सिलेबस साइकोलॉजी का है। ऐसे ही 2 इंपॉर्टेंट क्लास हरियाणा जीके की मैंने पहले ले ली है, वो भी देख के जानी है पेपर से पहले आपको, वो बहुत काम आएंगी। फिर आके बताओगे आप पेपर में कैसा पेपर हुआ आपका, जरूर हेल्प मिलेगी। ऐसे ही पढ़ते रहना। और मेरे सभी बच्चों को जो सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को सब्सक्राइब कर देना है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। और पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। पहले वाली तो मैं डालती नहीं थी, एक पहले वाली डाली और एक आज वाली अभी डाल दूंगी। अब डेली डलते रहेंगे आपकी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम बच्चों ज्वाइन कर लेना, रोजगार विद पूनम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उसको सभी सब्सक्राइब उसको ज्वाइन कर लोगे तो आप क्या कर पाओगे, सभी पीडीएफ आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लास लेनी है, ऐसे ही आराम आराम से पढ़ते रहेंगे। डाउट हो तो कमेंट डाल देना बच्चों। थैंक यू।